चलिए बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है पीएच पेपर। अब पीएच पेपर सबसे पहले हमारे पास किसने डिफाइन किया था वो पहले समझ लीजिए। पीएच पेपर जो हमारे पास बनाया था वो सोरेनसन नाम के एक साइंटिस्ट ने बनाया था, जो कि डेनमार्क के रहने वाले थे। कब ये काम किया था उन्होंने? 1909 के अंदर इस चीज़ को उन्होंने वहाँ पर फॉर्म किया था। ठीक, अब यहाँ पर देखिए पीएच का पहले तो फुल फॉर्म जान लेते हैं। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पीएच का मतलब होता है पोटेंश डिहाइड्रोजन। ये जो लैंग्वेज लिखी हुई है दिस इज द डेनिश लैंग्वेज, ये डेनमार्क की लैंग्वेज है जहाँ पर डेनिश लैंग्वेज बोली जाती है। तो उस फॉर्म में उन्होंने इस चीज़ को बताया था। ठीक है, जब वो हमारे अदर कंट्रीज़ में जाकर डेवलप हुई तो उसका नाम क्या हुआ हमारे पास? पावर ऑफ हाइड्रोजन। यानी हमारे पास पीएच का सीधा सीधा मतलब क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। ठीक है, अब यहाँ पर समझते हैं पीएच का मेन डेफिनेशन क्या होता है, उस चीज़ पर गौर करते हैं। आइए, तो पीएच का जो डेफिनेशन है दैट इज़ कॉल्ड द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, या कभी कभार आप इसको हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन के नाम से जान सकते हैं। ठीक, अब इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम का मतलब होता है माइनस का लॉग, और हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है ब्रैकेट में आपको स्क्वायर ब्रैकेट बनाना और H प्लस आयन उसको लिखना है। यहाँ पर जो स्क्वायर ब्रैकेट मैंने बनाया दिस इज रिप्रेजेंट्स द कॉन्सेंट्रेशन टर्म। ठीक, अब देखिए लॉग का इस्तेमाल क्यों किया गया? लॉग जो होता है मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन को इजी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया है? लॉग का इस्तेमाल किया है। यानी पीएच का जो मतलब होता है वो नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन होता है। यहाँ पर जो भी कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू आएगी लॉग क्या कर देगा? उसको सिंप्लीफाई करके एक बहुत ही सिंपल वैल्यू आपको दे देगा वहाँ पर। ठीक है, अब देखिए इसको दूसरे टर्म में भी लिखा जा सकता है, पीएच इज इक्वल टू माइनस का लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन, यानी हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं इसको, H3O पॉजिटिव। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ अगेन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉन्सेंट्रेशन को ही रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, अब ये H3O पॉजिटिव आखिर कैसे हमारे पास वैल्यू है इसको समझ लेते हैं। देखिए, तो हमारे पास जो ऐसे आप सपोज कीजिए हमने एक HCl एसिड लिया है, तो HCl को हम क्या करते हैं? जैसे ही वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तुरंत हमारे पास क्या होगा? H प्लस और Cl माइनस की फॉर्म में ब्रेक हो जाता है। अब H प्लस में आप देख पा रहे हो कि इसके अंदर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो चुका है। ठीक, डेफिशिएंट का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी हो चुकी है इसके पास। तो अब यहाँ पर देखिए आपको जूनियर क्लास में बताया था हमने कि हमारे पास क्या होता है, जो H प्लस पे जब इलेक्ट्रॉन नहीं है तो हाइड्रोजन क्या करता है? हमारे पास डबलेट पूरा करता है। डबलेट का मतलब है वो अपनी वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन को हमेशा ऑक्यूपाई करेगा। तो यहाँ पर क्या करता है? वो वाटर से 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है। देखिए किस तरीके से, H2O मैंने लिया, अब ऑक्सीजन के पास क्या है? 2 लोन पेयर हैं। यहाँ पर जब भी फ्री इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो इनको क्या बोलते हैं? लोन पेयर बोलते हैं। अब ये लोन पेयर क्या होंगे? हमारे पास H प्लस को क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। जैसे ही यहाँ पर डोनेट करेंगे तुरंत हमारे पास क्या बनेगा? H3O पॉजिटिव। अब ऊपर पॉजिटिव क्यों आया? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उस पर क्या आ जाता है? पॉजिटिव साइन, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उस पर क्या आ जाता है? नेगेटिव साइन। अब देखिए यहाँ पर प्लस ऑलरेडी थी, जब नेगेटिव आ जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। सिर्फ ऑक्सीजन पे क्या मिलेगा? पॉजिटिव। अब यहाँ पर देखिए H3O पॉजिटिव के 2 नाम हमारे पास हैं बहुत ही सिंप्लीफिकेशन में। पहला इसको बोलते हैं ऑक्सोनियम आयन, इसका जो न्यू नेम है IUPAC के अकॉर्डिंग, IUPAC जो है केमिस्ट्री की हमारे पास ब्रांच है जो कि हमारे पास डिफाइन करती है जितने भी नेम आते हैं केमिकल नेम वो IUPAC के थ्रू ही दिए जाते हैं बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर H3O पॉजिटिव का न्यू नेम क्या है हमारे पास? ऑक्सोनियम आयन इसको बोला जाएगा, और इसका जो पुराना नाम है दैट इज़ कॉल्ड हाइड्रोनियम आयन। यानी दोनों में से आप कोई सा भी बोल सकते हैं, दोनों ही करेक्ट हैं। अब आते हैं पीएच स्केल को समझते हैं। ये बेटा पीएच स्केल हमारे पास क्या होता है उसको देखिए। तो पीएच स्केल जो हमें बताता है द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस इज मेजर्ड ऑन अ स्केल ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड पीएच स्केल। अब देखिए पीएच स्केल पे कुछ नंबर्स होते हैं, जो नंबर हमें डिफाइन किए जाते हैं वो स्ट्रेंथ बताते हैं एसिड या बेस की, उसी को हम क्या बोलेंगे? पीएच स्केल बोलेंगे। अब देखते हैं अब ये पीएच स्केल क्या होता है, इसमें कुछ कलर भी होते हैं, वो कलर से हम डिफाइन कर सकते हैं, वो मैं भी आपको दिखा दूंगा किस तरीके का होता है। तो पीएच स्केल में देखिए 0 से लेकर 14 तक हमारे पास वैल्यू होती हैं। ये 0 से लेकर 14 जो होता है वो एट रूम टेम्परेचर पर होता है, इस चीज़ को याद रखना। यानी एट रूम टेम्परेचर पर हमारे पास जो पीएच स्केल होता है वो 0 से लेकर 14 वैल्यू तक अप्लाई होती है वैल्यू इसकी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पीएच स्केल में क्या होगा हमारे पास? 0 से लेकर 14 तक हमने इसको डिफाइन किया हुआ। 7 जो है न्यूट्रल वैल्यू को डिफाइन करता है, हमेशा याद रखना इस चीज़ को। अब 7 से आप जैसे पीछे की तरफ जाते चले जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर
यहाँ पर आपकी एसिडिक करेक्टर बढ़ता चला जाएगा, यानी एसिडिक स्ट्रेंथ आपकी इंक्रीज़ होती चली जाएगी लेफ़्ट में जाने पर, ठीक है। जैसे आप राइट में जाओगे तो आपको बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाएगी। अब यहाँ पर देखिए आपका जितना कम वैल्यू होगा 7 से उतना ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ हमारे पास होती है। अब देखिए 0 से लेकर 3.5 तक क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, और 3.5 से लेकर 6.9 तक हमारे पास क्या होते हैं, वीक एसिड कहलाते हैं। जैसे ही एग्जैक्ट 7 पर आते हैं तुरंत हमारे पास क्या मिलेगा, न्यूट्रल वैल्यू आपको देखने को मिलता है। 7 से आप थोड़ा आगे चलेंगे 10.5 तक तो हमारे पास क्या मिलेगा, वीक बेस मिलते हैं। 10.5 से जैसे आप 14 तक चलोगे आपको स्ट्रॉन्ग बेस देखने को मिलेगा, ठीक। अब यहाँ पर क्या होते हैं, ये हमारे पास पीएच स्केल बोला जाता है। इस पीएच स्केल में आप किसी भी एसिड या बेस की क्या पता कर सकते हो, स्ट्रेंथ पता कर सकते हो, किस तरीके से आपके पास डिफाइन होगी, ठीक। चलिए अब देखते हैं आगे। इसमें पीएच अगर लेस देन 7 है तो वो हमारे पास सोल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक होगा। पीएच इक्वल टू 7 है तो वो न्यूट्रल होगा, और पीएच अगर ग्रेटर देन 7 है तो वो सोल्यूशन हमारे पास बेसिक में आ जाता है, ठीक। चलिए अब तीसरा देखते हैं टर्मरिक। टर्मरिक जो होता है एक नेचुरल इंडिकेटर होता है। इसका नेचुरल कलर जो होता है हमारे पास वो होता है येलो। अब यहाँ पर यह हल्दी तो आपने सब लोगों ने देखी है टर्मरिक कैसी होती है, ठीक। अब एसिडिक सॉल्यूशन में देखिए टर्मरिक का क्या रोल है। एसिडिक सॉल्यूशन में टर्मरिक का नो चेंज रहता है, यानी कुछ भी चेंज नहीं होगा, कलर जैसा है वैसा ही रहेगा, येलो कलर का। बेसिक सॉल्यूशन में टर्मरिक जो होता है वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। सही है यहाँ तक बात। अब यहाँ पर देखिए आगे समझते हैं हमारे पास मैन मेड इंडिकेटर्स या आर्टिफिशियल इंडिकेटर क्या होते हैं। अब आर्टिफिशियल इंडिकेटर जो होते हैं मैंने टेबल के थ्रू यहाँ पर आपको दिखा दिए किस तरीके के हैं, देख लीजिए। पहले मैंने इंडिकेटर लिखा हुआ है, फिर उसका नेचुरल कलर क्या होगा, कलर उसका एसिडिक सोल्यूशन में क्या आएगा, और कलर उसका बेसिक सोल्यूशन में क्या होगा, उसको समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो इंडिकेटर में फिनोप्थलीन है, सबसे पहले हमने फिनोप्थलीन लिया है, दूसरा है मिथाइल ऑरेंज। ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, आर्टिफिशियल इंडिकेटर होते हैं। फिनोप्थलीन का कलर जो होता है वो कलरलेस होता है, और एसिडिक सोल्यूशन में डालोगे तब भी वो कलरलेस ही रहेगा। पर जैसे ही आप उस फिनोप्थलीन को बेसिक सोल्यूशन में डालते हो तो पिंक कलर का सोल्यूशन हो जाता है। अब मिथाइल ऑरेंज का नेचुरल कलर क्या होगा, ऑरेंज। देखो नाम में ही ऑरेंज छिपा हुआ, तो इसका ओरिजिनल कलर जो है वो ऑरेंज ही होगा। जैसे ही आप इसको एसिडिक सोल्यूशन में डालोगे रेड में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर आप इसको बेसिक सोल्यूशन में डालोगे तो ये येलो में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी आप कलर के थ्रू पहचान सकते हो एसिड कौन सा है और बेस कौन सा है, ठीक। तो ये हमारे पास बड़ी सिंपल आपके पास क्या थे, इंडिकेटर्स थे जो आपको आइडेंटिफाई करने हैं, समझने हैं। अब नेक्स्ट इंडिकेटर जो हमारे पास आते हैं वो होते हैं ओलोफैक्टरी इंडिकेटर्स। अब ओलोफैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं, देखिए ध्यान से समझना इस चीज़ को। अभी तक हमने जो इंडिकेटर्स पढ़े थे वो हमारे पास बड़े ही सिंपल से, आप को आसानी से उनको निकाल सकते हो। अब ओलोफैक्टरी का मतलब होता है ऐसे इंडिकेटर जिन्हें हम सेंस ऑफ स्मेल के थ्रू इंडिकेट कर सकते हैं। तो लिखा हुआ रिलेटिंग टू द सेंस ऑफ स्मेल। अब ये किसके लिए होते हैं, अब देखो जो इंसान देख नहीं सकता उसके लिए तो कलर डिस्टिंग्विश करना मुश्किल है, तो जो इंसान देख नहीं सकता उसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं ओलोफैक्टरी इंडिकेटर्स। यानी वो अपने सेंस ऑफ स्मेल के थ्रू क्या कर सकता है, इंडिकेट कर सकता है कि ये हमारे पास एसिड होगा या बेस होगा, ठीक। अब हमारी तो आँखें हैं तो हम इसलिए क्या करते हैं, नॉर्मल इंडिकेटर्स के थ्रू क्या कर सकते हैं, एसिड बेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पर जिनकी हमारे पास आँख नहीं है, जो डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, उनके लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, ओलोफैक्टरी इंडिकेटर्स का यूज़ हम करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखिए दो तरीके के आपके क्या होते हैं ओलोफैक्टरी इंडिकेटर्स। पहला होता है ऑनियन। ऑनियन में क्या होता है, ऑनियन की स्मेल आपने देखी होगी, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है किसकी, यूनिक स्मेल। अब जब आप इसको एसिडिक सोल्यूशन में डालते हो, यहाँ पर देखिए चॉप्ड ऑनियन डज नॉट लूज देयर स्मेल। चॉप्ड का मतलब होता है कटी हुई ऑनियन। जब आप उसको काट के छोटे छोटे पीसेस में उसको चॉप कर देते हो, अब उसको क्या करेंगे, हम एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे। तो जैसे ही उस ऑनियन को हम एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो उसकी स्मेल जैसी है वैसी ही रहती है, ठीक है। यानी उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा उसकी स्मेल में। इसका मतलब क्या होगा, जब आपने उसमें उसको डाला चॉप्ड ऑनियन को, तो उसमें जब कोई भी स्मेल नहीं आपको मिलेगी तो उसका आप क्या इंडिकेट समझोगे कि वो हमारे पास सोल्यूशन जो है वो एसिडिक सोल्यूशन मौजूद है। अब जैसे ही आप उसको बेसिक सोल्यूशन में डालते हो तुरंत इसकी स्मेल क्या हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है, यानी उसकी स्मेल क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। अब जैसे ही आप वहाँ पर देखोगे कि ऑनियन की स्मेल वहाँ पर क्या हो चुकी है, वैनिश हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। इसका मतलब जो सोल्यूशन है वो हमारे पास कैसा है, बेसिक सोल्यूशन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है वनीला एक्सट्रैक्ट। वनीला की क्या होती है, हमारे पास बहुत ही प्लीजेंट स्मेल होती है बेटा। कैसी स्मेल होती है, प्लीजेंट स्मेल। प्लीजेंट स्मेल का मतलब होता है बहुत ही अच्छी स्मेल आती है इसके अंदर, ठीक है। अब प्लीजेंट स्मेल से मतलब देखिए यहाँ पर
जब एसिडिक सॉल्यूशन में डालोगे तो इसकी स्मेल पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जैसी स्मेल है वैसी रहेगी। यानी ऑनियन जैसा ही बिल्कुल इसका केस है। जैसे आपने भी ऑनियन में देखा है कि ऑनियन में हमारे पास क्या हो रहा था, स्मेल एसिडिक सॉल्यूशन में जैसी थी वैसी रह रही थी। ऐसे ही वनीला एक्सट्रैक्ट में एसिडिक सॉल्यूशन में जैसी स्मेल है वैसी की वैसी रहती है। बेसिक सॉल्यूशन में क्या होता है, इसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है। ठीक, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, वनीला एक्सट्रैक्ट भी बिल्कुल ऑनियन की तरह ही बिहेव करता है एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन के अंदर। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे अपने चलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। अब कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं एसिड्स की। पहले देखिए इसकी प्रॉपर्टी है सॉल्ट टेस्ट, यानी एसिड के अंदर क्या होता है, खट्टापन होता है। जो हमारे पास खट्टी चीज़ें होती हैं वो हमारे पास क्या होंगे, सभी के सभी एसिड्स होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है एक्शन ऑन लिटमस। जब आप इसे लिटमस पर एक्शन करते हो, एक्शन का मतलब है आप एसिड में डालते हो लिटमस को, तो एसिड हमारे पास क्या होता है, नहीं ब्लू लिटमस कन्वर्ट हो जाता है रेड के अंदर। ठीक, मैंने आपको एक बार बताया था BAR, B का मतलब होता है ब्लू लिटमस, A का मतलब होता है उसमें एसिड और R का मतलब होता है रेड लिटमस। ठीक है, तो ब्लू वाला हमारे पास क्या होता है, रेड में कन्वर्ट हो जाता है। तीसरा हमारे पास है एक्शन ऑन मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज में क्या होता है, मिथाइल ऑरेंज में देखिए कलर पहले क्या होता है उसका, नेचुरल मिथाइल ऑरेंज का ऑरेंज होता है। जैसे ही आप उसे एसिडिक सॉल्यूशन में डालोगे तुरंत वो कैसा हो जाएगा, रेड कलर का हो जाता है। कैसा हो जाएगा, रेड कलर का। अब देखिए इसकी एक केमिकल प्रॉपर्टी यहाँ पर आपको डिफाइन की गई है, उसको समझिए। तो रिएक्शन विद मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। जब भी आप कभी भी लाइफ में मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ कराओगे तुरंत आपके पास क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगी। और हमेशा याद रखना मेटल सॉल्ट बनता है। तो एक जनरल रिएक्शन मैं आपको दिखा देता हूँ क्या है। मेटल का रिएक्शन जब भी हम एसिड से कराते हैं हमारे पास हमेशा क्या बनेगा, मेटल का सॉल्ट बनेगा और हमेशा क्या निकलेगी, H2 गैस रिलीज़ होती है हमारे पास। अब ध्यान से देखिए, मैं आपको दो एग्जांपल दिखा देता हूँ। पहला हमारे पास है Zn सॉलिड। जैसे ही मैं इसको डाइल्यूट H2SO4 में डालूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, यहाँ से रिलीज़ हो जाएगी। ऐसे ही सेकंड रिएक्शन Zn का रिएक्शन मैंने HCl से कराया। अब देखिए यहाँ से ZnCl2 बनेगा, यानी मेटल का सॉल्ट, और हाइड्रोजन गैस यहाँ से क्या हो जाएगी, अगेन हमारे पास रिलीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसकी क्या थी, एक केमिकल प्रॉपर्टी थी जो आपको पता होनी चाहिए। तो आज के लिए इसमें इतना ही है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे, रिएक्शन इसकी आगे और हम इसको प्रोसीड करेंगे और बेसिस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ को जानेंगे बेटा। थैंक यू सो मच।